एवरीवन, तो हमने स्टार्ट की थी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज और इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में हमने इकोलॉजी स्टार्ट किया था जिसका पार्ट फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसे ही अब हम कंटिन्यू करने वाले हैं पार्ट 2 में। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया गया है, यहाँ पर एक पिरामिड बनाया गया है, दिया गया जे भार का पिरामिड, फिर यहाँ पर रिक्त स्थान है तो परितंत्र को प्रदर्शित करता है। आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये एक उल्टा पिरामिड है और इस उल्टे पिरामिड में लिखा हुआ है कि यहाँ पर ये है प्राइमरी प्रोड्यूसर और यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर। तो हमें ये बताना है कि ये पिरामिड किसका है, ये तालाब का पिरामिड है या ये जल का पिरामिड है या ये वृक्ष का है, ये घास के मैदान का है। तो देखिए इस प्रकार का पिरामिड जब हमको देखने को मिलता है तो यहाँ पर हम बात करते हैं तालाब के पिरामिड की। देखिए तालाब के जो पिरामिड होते हैं वो उल्टे होते हैं और बायोमास के रिलेटेड, बायोमास के पिरामिड की बात कर रहे हैं ना हम, तो बायोमास की जब हम बात करेंगे तो तालाब का जो पिरामिड है ये होता है उल्टा। उल्टा कैसे होता है इसको भी देख लेते हैं। उल्टा से मतलब है कि यहाँ पे शुरुआत होती है फाइटोप्लैंक्टन से, फाइटोप्लैंक्टन से ये शुरुआत होती है, फाइटोप्लैंक्टन से। तो इनकी लाइफ साइकिल कम होती है फाइटोप्लैंक्टन्स की, लेकिन इनकी नंबर बहुत ज्यादा होती है, जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं और जल्दी जल्दी इनकी डेथ भी हो जाती है। फाइटोप्लैंक्टन्स के बाद में आते हैं जूप्लैंक्टन्स, फिर जूप्लैंक्टन्स के बाद में यहाँ पे आती हैं स्मॉल फिशेस, फिर उसके बाद में लार्ज फिशेस। इस तरह से ये ग्राफ चलता है, ये पिरामिड चलता है और इस प्रकार के पिरामिड को हम कहते हैं इन्वर्टेड प्रकार का पिरामिड। और ये पिरामिड होता है तालाब का और ये बायोमास का पिरामिड है। नेक्स्ट है, यदि उत्पादक एक बड़ा वृक्ष है उत्पादक, तो उसमें शाकाहारी जीवों की एक संख्या को समर्थन करता है जिस पर बाह्य परजीवी भी हैं और भविष्य में आक्रमण करते हैं तथा संख्या का पिरामिड होगा। अब इस संख्या के पिरामिड को हम क्या कहेंगे, क्योंकि ये वृक्ष से शुरू हो रहा है तो ये पिरामिड आपका कैसे होने वाला है, उल्टा पिरामिड, क्योंकि वृक्ष की संख्या यहाँ पर 1 है, फिर उस वृक्ष पे पक्षी हैं कई सारे, फिर पक्षी के ऊपर कई सारे परजीवी हैं बहुत सारे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो संख्या का पिरामिड कैसा जा रहा है, उल्टा जा रहा है। तो इसका आंसर आपके क्या होगा, उल्टा। ना तो सीधा होगा, ना धुरी के आकार का, ना होगा अनियमित। तो आंसर आपके आ जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विशिष्ट समय पर अजैविक वातावरण में प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित बायोजेनेटिक पोषक तत्वों की मात्रा को हम क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन अगेन रिपीट हुआ है और इसे हम कहते हैं खड़ी गुणवत्ता। एक विशिष्ट समय में जब हम अजैविक वातावरण में प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित एक बायोजेनेटिक पोषक तत्व की मात्रा को बात करते हैं या मात्रा की बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं खड़ी गुणवत्ता। ठीक है, तो ये आसान सा क्वेश्चन था, ये पहले भी रिपीट हो चुका है। कैलोट्रोपिस एक विषैला पादप है और इस कारण से पशु या बकरी इसको नहीं खाते। आपको पता है कि कैलोट्रोपिस जिसे हम आंकड़ा भी कहते हैं और ये कहीं पर भी आप जाएंगे तो सड़क के किनारों पर उगा रहता है, लेकिन कोई भी जानवर इसे नहीं खाता है, कोई एनिमल इसे नहीं खाता। क्यों? क्योंकि यह बहुत ही हानिकारक है एनिमल्स के लिए। और बेसिकली अगर हम बात करें जैसे बकरी है और जितने भी चारण पशु हैं उनमें ये क्या उत्पन्न करता है, कौन सी बीमारी ये उत्पन्न करता है, तो पहला दिया हुआ है हृदय ग्लूकोसिनोलेट, दूसरा है हेपेटिक ग्लूकोसिनोलेट, तीसरा है हृदय ग्लूकोसाइट और चौथा है साइनोएलिनिन। तो इसमें देखिए यहाँ पर हृदय ग्लूकोसाइट को बोलते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड, इसको बोलते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड। और आपने एनसीईआरटी में भी पढ़ा है कार्डियक ग्लाइकोसाइड के बारे में। तो इसी वजह से एनिमल इसको नहीं खाते, इसकी वजह से हृदय घात हो जाता है एनिमल्स को। द्वितीयक उपचार के दौरान बहिस्राव को निस्सादन सेटलिंग टैंक में भेजते हैं, मतलब जब हम पानी का द्वितीयक उपचार करते हैं तो पानी को
हम सेटल करने के बाद में उसे निसादन सेटलिंग टैंक में भेजते हैं, जहां जीवाणु झुंड, जिसे हम फ्लॉक्स कहते हैं, बैक्टीरिया की वहां पे एक्टिविटी होती है, तो उसे अवसाद में परिवर्तित करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? प्राथमिक आपंक कहेंगे या सेकेंडरी आपंक कहेंगे या प्राथमिक बहिस्राव और शुद्ध फ्लॉक्स। तो इसे ना तो शुद्ध फ्लॉक्स कहेंगे ना प्राथमिक बहिस्राव कहेंगे। ये एक आपंक है, ठीक है, इसे हम स्लज कहते हैं, और ये सेकेंडरी स्लज है। और ये कौन सा है? एक एक्टिवेटेड स्लज है, सॉरी, ये प्राइमरी ही स्लज है लेकिन ये एक्टिवेटेड स्लज है, तो इसे हम यहाँ पे कहेंगे एक्टिवेटेड स्लज। तो 5 में आपके आंसर आ जाएगा सेकंड। उत्पादकता में समुद्र का योगदान है, लेकिन तुलनात्मक रूप से कवर किया गया क्षेत्र है। जब हम उत्पादकता की बात करते हैं तो समुद्र का योगदान कम है। उत्पादकता में सबसे ज्यादा योगदान है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे ये तो आपको समझ में आ गया कि उच्च तो नहीं आएगा, निम्न आएगा, और यहाँ पे प्रतिशतता के आधार पे दिया गया है जो कि हमें नहीं पता, तो फिलहाल इसको भी मैं नहीं लगा रही हूँ। यहाँ पे निम्न, और इसने अधिक क्षेत्र घेरा हुआ है। हमें ये भी पता है कि पानी, जितना भी पानी हमारे धरती पर है, तो उसमें अधिकतम क्षेत्र समुद्रों के द्वारा घेरा हुआ है। कीटभक्षी पादप एक से अधिक पोषक स्तर पर रखे जा सकते हैं। जब हम कीटभक्षी पादप की तरफ की बात करते हैं तो ये पादप है, लेकिन ये पादप कैसे हैं? ये पादप प्रोड्यूसर की तरह भी कार्य कर रहे हैं, ये पादप प्रोड्यूसर की तरह भी कार्य कर रहे हैं, तो ये T1 भी है, ठीक है। उसी के साथ साथ इन पादपों पर, ये जो पादप हैं, ये पादप, जैसे ये पादप है तो इन पर कौन है? हर्बीवोर है। तो हर्बीवोर किस में आ जाते हैं? T2 में आ जाते हैं, ठीक। अब हर्बीवोर के बाद में क्या आते हैं? कार्निवोर। और कार्निवोर कौन से लेवल पे आते हैं? T3 लेवल पे आते हैं। जो मांसाहारी होते हैं, ठीक है, वो कौन से लेवल पे आते हैं? कार्निवोर कौन से लेवल पे आते हैं? T3 लेवल पे। हर्बीवोर कौन से लेवल पे आते हैं? T2 लेवल पे। तो यहाँ पर जब हम बात करें कि कीटाहारी पादप है जो कि कीटों का भक्षण कर रहा है, कीटों का भक्षण कर रहा है, इसका मतलब ये मांसाहारी हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे इसका लेवल कौन कौन सा हो जाएगा? T3 तो होगा ही सही, उसके साथ साथ में इसका T1 लेवल भी होगा। तो जो कीट भक्षी पादप होते हैं, यह नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं, और ये T3 और T1 ये दोनों लेवल ऑक्यूपाई करते हैं। तो इसमें पहला दिया हुआ है T1 T4, सेकंड है T2 T1, और थर्ड है T3 और T1, और फोर्थ है 1 और 5। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा? थर्ड। निम्नलिखित में से किस परितंत्र में संख्या का पिरामिड उल्टा और धुरी आकार दोनों प्राप्त हो सकता है? जब हम संख्या के पिरामिड में उल्टे पिरामिड की बात करते हैं और धुरी आकार के पिरामिड की बात करते हैं, तो इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है घास का पिरामिड, दूसरा है तालाब का पिरामिड, तीसरा है झील का पिरामिड, और चौथा है वृक्ष का पिरामिड। तो यहाँ पे अब जब आपने वृक्ष देख लिया तो आप आसानी से बता सकते हैं कि संख्या के पिरामिड में जो वृक्ष का पिरामिड होगा वो उल्टा ही होगा। कैसे? क्योंकि ये एक वृक्ष है, आप देख रहे हो ना कि ये एक वृक्ष है, तो वृक्ष की संख्या 1 है, लेकिन इस पे कई सारे पक्षी हैं और पक्षियों पे कई सारे परजीवी हैं, तो लगातार संख्या में वृद्धि होती जा रही है। तो इसका पिरामिड कैसा होगा? इसका पिरामिड ऐसा होगा। यहाँ पर एक वृक्ष है, यहाँ पर एक वृक्ष है, ट्री पे कई सारी बर्ड है, और बर्ड पे कई सारे पैरासाइट हैं, कई सारे यहाँ पर पैरासाइट मतलब परजीवी हैं। तो आप देख रहे हो कि ये पिरामिड कैसा है? उल्टा है, धुरी के जैसा है। धुरी मतलब आप जानते हैं, आपने बचपन में वो आता थी, वो धुरी आती थी लकड़ी की बनी हुई, जिसको हम घुमाते थे, तो उसी प्रकार से ये इस तरह से धुरी जैसा दिखाई दे रहा है। आगे चलेंगे। प्राकृतिक अपमार्जक है, पहला है पादप प्लवक, दूसरा है जंतु प्लवक, कीट और पक्षी, और जीवाणु और कवक, और शेर एवं चीता। तो इनमें से आपको बताना है कि प्राकृतिक अपमार्जक कौन से होते हैं। प्राकृतिक अपमार्जक मतलब ये स्कैवेंजर हैं। तो इनमें से पादप प्लवक, जंतु प्लवक तो नहीं होंगे क्योंकि ये प्रोडक्टिविटी की श्रेणी में आते हैं। कीट और पक्षी,
कीट और पक्षी इसके अंदर आ सकते हैं, जैसे कि कीट हैं, कई सारे कीट हैं जो कि अपमार्जक की तरह कार्य करते हैं। जीवाणु और कवक ये अपघटनकारी हैं, ठीक है, ये अपघटनकारी हैं लेकिन ये अपमार्जक नहीं है। फिर शेर और चीता ये तो बिल्कुल नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा आपके सेकंड, जिसमें चमगादड़ भी आ जाती है। खाद्य श्रृंखला में 10% ऊर्जा प्रवाह का नियम किसके द्वारा दिया गया था? हैकल के द्वारा, लिंडमैन के द्वारा, एल्टन के द्वारा और हिलमैन के द्वारा। तो ये जो 10% लो है ये दिया गया है लिंडमैन के द्वारा। लिंडमैन ने ये 10% लो दिया था कि हर ट्रॉफिक लेवल पर ओनली 10% एनर्जी का ही ट्रांसफर होगा। तो ये आपका लिंडमैन के द्वारा दिया गया लो है। अगर आवास की बस्ती अभी बनी है और उसमें कौन सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि में महत्वपूर्ण है? अभी अभी कोई आवास बना है, ठीक है, और इस आवास में लगातार संख्या की वृद्धि मान लीजिए हो रही है। लगातार संख्या की वृद्धि के लिए कौन उत्तरदायी होगा? एक तो जन्म दर, या तो वहां पे बहुत ज्यादा जन्म दर है, वहां पर रिप्रोडक्टिव एज वाले लोग काफी ज्यादा हैं, तो जनसंख्या वहां पे लगातार बढ़ती ही जा रही है। और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि वहां पे आप्रवासन हो रहा है, क्योंकि ये एक नई जगह बनी है तो यहाँ पर नए लोग आ रहे हैं, बाहर से नए लोग आ रहे हैं, और इसे हम कहते हैं इमिग्रेशन। इमिग्रेशन को हिंदी में कहा जाता है आप्रवासन। आप्रवासन का मतलब किसी और क्षेत्र से हमारे नए बने हुए क्षेत्र में जो लोग आते हैं उसे हम कहते हैं आप्रवासन। तो ऐसे आ शब्द आ रहा है ना, आ का मतलब आने वाले। तो यहाँ पे पहला है जन्म दर। जन्म दर भी हो सकता है, उत्प्रवासन भी हो सकता है, आप्रवासन भी हो सकता है, आप्रवासन भी हो सकता है। अब आपके सामने यहाँ पे 2 टर्म दी गई है, इनमें से आपको कौन सा प्रीफर करना है ये आपके ऊपर है। आप सोच के बताओगे कि इसमें आप या तो जन्म दर रखेंगे या इसमें आप आप्रवासन रखेंगे। उत्प्रवासन और प्रवासन तो हम नहीं रखेंगे क्योंकि ये माइग्रेशन से रिलेटेड है। तो जन्म दर को रखेंगे या फिर आप्रवासन को रखेंगे। देखो, अगर एक नई बस्ती बनी है तो उस नई बस्ती के अंदर रिप्रोडक्टिव एज वाले लोग कितने होंगे ये हम नहीं कह सकते, ठीक है। और क्योंकि बस्ती अभी नई बनी है तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि बहुत ही कम समय में एक रिप्रोडक्टिव एज आ जाएगी। रिप्रोडक्टिव एज आने में भी समय लगता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वहां पर बाहर से आने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्यादा है। तो यहाँ पर अगर प्रेफरेंस के तौर पर हम आंसर देंगे तो सबसे करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा होगा? आप्रवासन। ह्यूमस का निर्माण में होता है। ह्यूमस का निर्माण जब हम सोइल प्रोफाइल देखते हैं ना, तो सोइल प्रोफाइल में ए लेयर होती है, फिर बी लेयर होती है, सबसे ऊपर ओ लेयर भी होती है, तो ओ ए बी, फिर उसके बाद में आर भी होती है, सी भी होती है, इस तरीके से लेयर होती हैं। तो ह्यूमस कौन से वाले लेयर में पाया जाता है? ह्यूमस ए वाले लेयर में होता है। तो ह्यूमस प्रेजेंट होता है ए वाले लेयर में। संसाधन विभाजन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो बढ़ावा देती है। देखो, रिसोर्सेस की पार्टीशनिंग, और ये वाला क्वेश्चन अभी 2021 में भी पूछा गया है। मैकऑथर ने ये लो दिया था कि रिसोर्सेस की कंपटीशन होने से अच्छा है कि उसकी पार्टीशनिंग कर लो, क्योंकि कंपटीशन में तो क्या हो रहा है, हर किसी को नुकसान ही हो रहा है। कंपटीशन में एक को बेनिफिट भी हो रहा है तो दूसरे को काफी ज्यादा हानि हो रही है। और बेनिफिट, और इसमें हम ये भी देख रहे हैं कि एक सुपीरियर है, एक इंफीरियर है, तो अलग अलग कॉन्सेप्ट यहाँ पे बन के आ रहे हैं। तो मैकऑथर ने यहाँ पे रिसोर्सेस की पार्टीशनिंग का लो दिया था, जिसे हम कहते हैं संसाधन का विभाजन, ठीक। तो यहाँ पर एक वृक्ष का उन्होंने उदाहरण दिया कि एक वृक्ष पर 5 प्रकार की चिड़ियां हैं, तो 5 प्रकार की चिड़ियां उस वृक्ष के ऊपर सरवाइव करती हैं, और उन 5 के अंदर कोई कंपटीशन नहीं है, बहुत अच्छे से वो वहां पे रह रही है। क्यों रह रही है? क्योंकि उन्होंने रिसोर्सेस की पार्टीशनिंग कर दी। एक चिड़िया की प्रजाति ने सोच लिया कि मेरे को पत्तियां ही खानी है,
एक ने सोच लिया कि मेरे को बीज ही खाने हैं, एक ने सोच लिया कि मेरे को मकरंद ही खाना है, या फिर ये भी हो सकता है कि एक ने बोला कि मैं सुबह 10 बजे आके खाऊंगी, तो तू सुबह 1 बजे दिन में 1 बजे आके खाना। फिर बाकी की चिड़ियां 3 या 4 बजे आके खा रही हैं। तो उन्होंने क्या कर लिया, या तो अपने टाइम को डिवाइड कर लिया या अपने रिसोर्सेज की पार्टीशनिंग कर ली। तो इस प्रकार से ये किसको बताता है, ये स्पर्धी मोचन को बताता है, यह सह अस्तित्व को बताता है, ये स्पर्धी अपवर्जन को बताता है, ये एंटीबायोसिस को बताता है। तो ना तो ये एंटीबायोसिस को बताता है, ना ये कॉम्पिटिटिव रिलीज को बताता है, और ना ही ये कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन को बताता है। ठीक है, तो ना तो ये होगा ना ये होगा, यहाँ पे होगा कोएग्जिस्टेंस। कोएग्जिस्टेंस मतलब साथ साथ रहना, साथ साथ मिलजुल के रहना। ठीक है, ये मैक ऑथर ने बताया है, इंपॉर्टेंट है, इस साल भी ये आया हुआ है। स्वच्छ जल में अनुक्रमण में जड़ अनुपवस्था आगे बढ़ती है, वन समुदाय गुल्म अवस्था, कच्छ शादल अवस्था या प्लावी अवस्था। तो जड़ अनुपवस्था आगे बढ़ती है प्लावी अवस्था में। जो जड़ अनुपवस्था है ये आगे जाके प्लावी अवस्था में बदल जाती है, और ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। यहाँ पर जितनी भी अवस्थाएं दी गई हैं वो सारी अवस्थाएं आपको देखनी है डायग्रामेटिकली, इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे, पोषक तत्व स्थिरीकरण, सूक्ष्म जीव क्रिया उच्च प्रतिरोधी, पोषक तत्वों के निक्षालन का बढ़ना, पोषक तत्वों का सूक्ष्म जीवों में समावेश, और पोषक तत्वों का एक दूसरे के साथ सहसंयोजी बंध। पहले तो हम देख लेते हैं कि ये पोषक तत्व स्थिरीकरण क्या होता है। देखो इसे हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट इमोबिलाइजेशन। इसे हम कहते हैं न्यूट्रिएंट इमोबिलाइजेशन। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है, देखो जो न्यूट्रिएंट होते हैं ये न्यूट्रिएंट एक ही पोषक स्तर पर रह जाते हैं। जैसे कि सूक्ष्म जीव हैं, तो उन्हीं सूक्ष्म जीव के पास में ये न्यूट्रिएंट्स रह जाते हैं, उनसे आगे वाले पोषक स्तर पे नहीं जा पाते। इसे हम कहते हैं न्यूट्रिएंट इमोबिलाइजेशन। तो ये किस में देखने को मिलता है, सूक्ष्म जीव क्रिया उच्च प्रतिरोधी नहीं होती है, पोषक तत्वों के निक्षालन का बढ़ना ये भी नहीं होता है, और यहाँ पे लिखा है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं, यह सूक्ष्म जीवों में समावेश हो जाते हैं। इसे हम कहते हैं न्यूट्रिएंट इमोबिलाइजेशन। तो जो माइक्रोब्स होते हैं, सूक्ष्म जीव, उन्हीं के अंदर ये न्यूट्रिएंट समावेशित हो जाते हैं और आगे के ट्रॉफिक लेवल में नहीं जा पाते। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे। जीवाणुओं, कवकों और निम्न पादपों में विभिन्न प्रकार के मोटी भित्ति वाले जीवाणु बन जाते हैं, जिससे उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित बचे रहने में सहायता मिलती है। इन जीवों को वर्गीकृत किया गया है। पहला है प्रवास में, दूसरा है निलंबित में, तीसरा है नियामिक और चौथा है संरूपण। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि एक मोटी भित्ति बन जाती है जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है, और प्रतिकूल परिस्थिति में ये जो मोटी परत इनके ऊपर बनती है ये इनको सुरक्षा प्रदान करती है। तो ऐसा तब होता है जब बीजाणु बनते हैं, और इसे हम कहते हैं सस्पेंडेड, कि जो बीजाणु हैं वो बन गए। ठीक है, और इस स्थिति में क्या होता है कि इनकी मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, वो भी स्लो हो जाती है, और प्रतिकूल परिस्थितियों में इनके ऊपर परत बन जाती है और ये परत इनकी सुरक्षा देती है। तो इसे हम कहते हैं सस्पेंडेड या सस्पेंशन, और इसे हिंदी में कहते हैं निलंबन। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपके सेकंड। पारिस्थितिकी अनुक्रमण के दौरान हुए सभी परिवर्तन का चयन करें। अनुक्रमण के दौरान यहाँ पर क्या परिवर्तन होता है उसका चयन हमें करना है। जैव भार में कमी आती है, अपघटनकर्ता में परिवर्तन आता है, निम्न विविधता आती है, या ह्यूमस मात्रा स्थिर होती है। जब भी हम अनुक्रमण की बात करते हैं तो देखिए अनुक्रमण में यहाँ पर शुरुआत से लेकर और लास्ट तक एक ग्रेजुअल यहाँ पर डेवलपमेंट देखा जाता है। शुरुआत में जो जातियां आती हैं
ये अस्थिर होती हैं, लेकिन ये जातियां एक ऐसी पायोनियर स्पीशीज होती हैं। फिर इनमें धीरे 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 विकास होता है और ये स्थायी प्रकार की जाति होती है। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर जब अनुक्रमण हो रहा है तो जैसे ये एक प्लांट स्पीशीज ग्रो हुई तो फिर ये डेड होगी, फिर दूसरी प्लांट स्पीशीज ग्रो हुई तो फिर ये भी डेड होगा, मृत होगा। तो जब हम अनुक्रमण की बात करते हैं तो इसके दौरान परिवर्तन का चयन किस आधार पे होगा? अपघटनकर्ता में परिवर्तन। जो भी यहाँ पे डेड हो रहा है, क्योंकि जितनी जातियां अनुक्रमण में बनेंगी वो डेड होंगी और उनको उनको जब वो डेथ उनकी हो जाती है तो उनके अपघटनकर्ता जो होते हैं उनमें विविधता आती है। हर अलग अलग प्रकार के डेड रिमेन को अपघटित करने के लिए अलग अलग प्रकार के अपघटनकर्ता की आवश्यकता होती है। तो जब डीकंपोजर यहाँ पे चेंज हो रहे हैं तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे सक्सेशन चल रहा है, यहाँ पे अनुक्रमण चल रहा है। मूल रूप में पारिस्थितिकी, अच्छा मैं इसका आंसर बता देती हूँ, यही आंसर होगा। मूल रूप में पारिस्थितिकी जैविक संगठन के कितने स्तर संबंधित हैं? यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि मूल रूप से जब यहाँ पर इकोलॉजिकल हायरार्की चलती है तो कितने जैविक स्तर होते हैं? तो 4 होते हैं। पहला है ऑर्गेनिज्म, फिर ऑर्गेनिज्म मिलके क्या बनाते हैं? पॉपुलेशन बनाते हैं। फिर पॉपुलेशन से क्या बनती है यहाँ पे? कम्युनिटी। फिर कम्युनिटी आगे जाके मिलके क्या बनाते हैं? बायोमास, ठीक है ना, बायोम। तो ये 4 इंपॉर्टेंट है। एक इकोलॉजिकल हायरार्की में, इकोलॉजिकल यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल चलता है इकोलॉजी का, तो इसमें 4 लेवल होते हैं। एक होता है ऑर्गेनिज्म लेवल, एक होता है पॉपुलेशन लेवल, एक होता है कम्युनिटी लेवल और एक होता है बायोम लेवल। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 4। स्थायी तुषार वन किस स्थिति किसका लक्षण है? स्थायी तुषार वन मतलब यहाँ पे परमा फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये किसका लक्षण है? गर्म मरुस्थलीय जीवों का, ठंडे मरुस्थल जीवों का, या सवाना जीवों का, या चापरल जीवों का? तो यहाँ पे आपके आ जाएगा ठंडे मरुस्थल जीवों का, ठीक है। जो परमा फॉरेस्ट होते हैं ये आते हैं ठंडे मरुस्थल जीवों के अंदर, इसे बायोम भी कह सकते हैं। आगे, पिछली शताब्दी के दौरान पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हुई है। पिछली शताब्दी के दौरान पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हुई है 15 डिग्री सेल्सियस, 33, 1.6 और 0.6। तो ये आपको याद रखना है, ये डाटा है। मैंने आपको कहा भी है कि इसमें डाटा बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, तो ये डाटा आपको याद रखने होंगे। यहाँ पे 0.6 आ जाएगा। वाहनों के निर्वात में सबसे अधिक खतरनाक प्रदूषक कौन सा है? पारा, कॉपर, आर्सेनिक और सीसा। तो सबसे खतरनाक है यहाँ पे सीसा। कार्सिनोजेनिक है ये कैंसर कोज करता है। ऑर्किड जो अधिपादप के रूप में आम की शाखाओं पर वृद्धि करती है, किस प्रकार की समष्टि पारस्परिक क्रिया को प्रदर्शित करता है? देखिए, ऑर्किड एक अधिपादप है जो कि मैंगो प्लांट पे ग्रो हो रहा है, तो ऑर्किड को तो यहाँ पे लाभ है, लेकिन आम को इससे कोई लाभ नहीं है। ये कौन से प्रकार का है? एमेंसिलिज्म है, सहोपकारिता है, परभक्षण है? ये नहीं है, ना ही ये सहोपकारिता है, ना ही ये एमेंसिलिज्म है, यह है सहभोजिता, जिसे हम कहते हैं कॉमनसलिज्म। तो ये यहाँ पर पाया जाता है कॉमनसलिज्म में। एक को यहाँ पे लाभ हो रहा है लेकिन दूसरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसे हम कहते हैं सहभोजिता। ओजोन अवक्षय के हानिकारक प्रभाव को देखते हुए में एक अंतरराष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसे कहा गया है। देखिए, ये क्वेश्चन हर साल पूछा भी, मतलब पिछले साल में कई बार पूछा जा चुका है और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से है, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें बहुत फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन अवक्षय से संबंधित है, और ये इसकी जो कॉन्फ्रेंस है ये हुई थी कनाडा में। तो यहाँ पे ओजोन अवक्षय के हानिकारक प्रभाव को देखते हुए कनाडा में अंतरराष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसे हम कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक, इंपॉर्टेंट है। क्योटो प्रोटोकॉल भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है।
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान रखना है कि क्योटो प्रोटोकॉल किसके लिए है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए है। 24 मानव द्वारा प्रशांत उष्ण कटिबंधीय द्वीपों पर आवासीय बस्तियों बनाने से वहां के मूल पक्षियों की जातियां विलुप्त हो गई। ये आपके एनसीईआरटी से लिया गया है स्टेटमेंट है। तो 2000, 7000 या 784 या 105। तो मानव के द्वारा प्रशांत उष्ण कटिबंधीय द्वीपों पर आवासीय बस्ती बनाने से लगभग 2000 से भी अधिक जातियां विलुप्त हो चुकी हैं। तो इसका आंसर आपके आ जाएगा फर्स्ट। द एविल क्वार्टेट उपशीर्षक में सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण कारक प्रदर्शित किया गया है। मृदा सह विलुप्तता, आवासीय क्षति तथा विखंडन और अतिदोहन। जब हम बायोडाइवर्सिटी लॉस की बात करते हैं कि जो हमारी जैव विविधता है ये लगातार कम होती जा रही है, इसका अतिदोहन भी हो रहा है और इसका विलोपन हो रहा है। तो इसका क्या कारण है? रीजन ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है वो है हैबिटाट लॉस, मतलब आवास का विलुप्त हो जाना या आवास को छीन लेना। जैसे आप देख रहे हैं कि हाईवे बन रहे हैं, जंगलों से हाईवे गुजर रही है, ठीक है, 4 लेन गुजर रही है। जहां पर जंगल है वहीं पर रिफाइनरीज लग रही हैं, ठीक है, कमर्शियल जो बिल्डिंग्स हैं वो बनाई जा रही हैं। तो ये सारा आपके जो नेचुरल हैबिटाट्स हैं, जो हमारे जंगली जीव हैं, उनके नेचुरल हैबिटाट को डिस्ट्रॉय करके बना दी जा रही है। और ये कितना ज्यादा खतरनाक है, आप सोचिए कि अगर इस दुनिया में सबसे ज्यादा बुरी बात है तो वो क्या है? किसी से उसका घर छीन लेना। और यहाँ पे यही है हैबिटाट लॉस। यहाँ पे द एविल क्वार्टेट, तो इसमें 4 रीजन बताए हैं। उसमें से पहला सबसे महत्वपूर्ण है जो एविल रीजन है। एविल का मतलब जो सबसे ज्यादा गलत है वो क्या है? हैबिटाट लॉस। तो यहाँ पे आवासीय क्षति और विखंडन, इसकी वजह से सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। आगे चलेंगे। संवर्ध या त्वरित सुपोषण में मुख्य संदूषक हैं विष्ठा और पेपर तंतु, रेत, चिकनी मिट्टी, फास्फोरस, नाइट्रेट और सल्फेट। अब इसने पूछा है कि त्वरित सुपोषण में मुख्य संदूषक हैं, तो मुख्य संदूषक यहाँ पे फॉस्फेट और नाइट्रेट है। बीओडी का संबंध किससे है? देखो आप जानते हैं बीओडी को मैं कई बार बता चुकी हूं, आपको भी अब समझ में आ गया होगा। इट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो कि पॉल्यूशन की वजह से होती है। जब हमारे नदी तालाबों का पानी गंदा होता है तो उसमें बीओडी हमेशा ज्यादा बना रहता है, और जब बीओडी ज्यादा बना रहता है तो पानी के अंदर जो जीव जंतु हैं उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से उनकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है और पानी और भी ज्यादा दूषित होता है। और जब जितना ज्यादा पानी दूषित होगा उतना ज्यादा बीओडी लेवल ज्यादा रहता है। तो यहाँ पे लिखा है कार्बनिक पदार्थ, सूक्ष्म जीवाणु, दोनों और किसी से भी नहीं। तो बीओडी का संबंध इन दोनों से है, कार्बनिक पदार्थ से भी है और सूक्ष्म जीवाणु से भी है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 3rd। ग्रीन हाउस इफेक्ट की अनुपस्थिति में पृथ्वी का औसतन तापमान क्या हो गया है? -18 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री, 0.6 डिग्री सेल्सियस, 1 to 2 डिग्री सेल्सियस। तो ग्रीन हाउस प्रभाव की अनुपस्थिति में पृथ्वी का औसतन तापमान -18 डिग्री सेल्सियस हो गया है। समान क्षेत्र के घास के मैदान में तालाब में पक्षी और कृषि क्षेत्र के पक्षी की संख्या किस विविधता को प्रदर्शित करती है? इसने पूछा है एक समान क्षेत्र के घास का मैदान है, एक समान क्षेत्र है, घास का मैदान है, उसमें तालाब में पक्षी है। एक घास का मैदान है, उसी में तालाब है, ठीक है, और तालाब में पक्षी और कृषि क्षेत्र के पक्षी की संख्या। तो यहाँ पे तालाब में पक्षी,
यहाँ पे पक्षी, तालाब का पक्षी, और कृषि क्षेत्र में पक्षी की संख्या, ये किस विविधता को प्रदर्शित करता है? तो पहले तो हम विविधता की बात करें, डाइवर्सिटी की बात करें। 3 प्रकार की डाइवर्सिटी होती है, अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी और गामा डाइवर्सिटी। पहले वो क्लियर कर देती हूँ, फिर उसके बाद में आगे चलेंगे। तो देखो अल्फा डाइवर्सिटी क्या है, बीटा क्या है और गामा क्या है। देखिए, अगर एक लोकल रीजन है, वहां पे जितनी स्पीशीज है, कोई भी एक लोकल रीजन है, वहां पे जितनी भी स्पीशीज है, तो वो अल्फा डाइवर्सिटी है। ठीक है, अब यहां पे यही भौगोलिक क्षेत्र है और यहां पे सेम स्पीशीज है, तो ये अल्फा डाइवर्सिटी है। अब ये 2 अलग अलग लोकल स्पीशीज हैं, ये 2 अलग अलग लोकल स्पीशीज हैं। ठीक है, लेकिन ये दोनों अलग अलग लोकल स्पीशीज रह रही है साथ साथ, तो ये दोनों हो गई बीटा डाइवर्सिटी। ये दोनों लोकल स्पीशीज इस साथ साथ रह रही है यहां पर, तो इसे हम कहेंगे बीटा डाइवर्सिटी। अब इसे हम इन दोनों को मिला के बोलेंगे, दोनों अल्फा को बीटा। ओके, अब इसी के जैसा एक और भौगोलिक क्षेत्र है जहां पे अल्फा भी है, जहां पे अगेन अल्फा है, 2 लोकल स्पीशीज, और यहाँ पे ये दोनों अलग अलग भौगोलिक स्पीशीज हैं, ये दोनों साथ साथ हैं, तो इन्हें हम कहेंगे गामा। इसे हम कहेंगे गामा। तो जो लोकल स्पीशीज है उसके मेंबर, उसकी जो डाइवर्सिटी वो है अल्फा, लेकिन 2 लोकल स्पीशीज साथ साथ रह रही हैं, तो वो बीटा है। आप देखो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, एक समान क्षेत्र है, तो ये एक समान क्षेत्र, इस बीटा को देखो, ये समान क्षेत्र है। इस बीटा में ये बोल रहे एक तालाब भी है, तो एक तालाब हमने मान लिया, और बोल रहे एक कृषि क्षेत्र है, तो हमने कृषि क्षेत्र मान लिया। दोनों के पक्षियों की बात कर रहा है, तो अब हम इसको कौन सी डाइवर्सिटी कहेंगे, बीटा डाइवर्सिटी। तो यहाँ पे ना तो ये अल्फा, क्योंकि अल्फा होता तो केवल ये एक ही स्पीशीज की बात करता, मतलब एक ही क्षेत्र की बात करता, लेकिन यहाँ पे ये 2 क्षेत्रों की बात कर रहा है एक ही समान क्षेत्र में, तो इसे हम कहेंगे बीटा डाइवर्सिटी। ना तो हम इसे गामा कहेंगे, ना इसे हम परितंत्र सेवा कहेंगे। मृदा की उर्वरता में अपरदन के कारण कमी उदाहरण है, अपरदन के कारण कमी उदाहरण है। तो ये बोल रहे हैं कि मृदा की उर्वरता में कमी आ रही है, और इसमें अपरदन का क्या कारण हो सकता है। धनात्मक प्रदूषण है ये, ऋणात्मक प्रदूषण है ये, तृतीयक है, या भूमि के प्रदूषण है। तो बेसिकली यहाँ पे मृदा की उर्वरकता में कमी आ रही है। तो इस प्रकार ये प्रदूषण तो है, लेकिन ये ऋणात्मक प्रदूषण है, तो ये आपके आ जाएगा आपकी ऋणात्मक प्रदूषण। ठीक है, आगे चलेंगे। हमारी नदियों की मूल कैटफिश मछली प्रजातियों पर किसके आक्रमण से खतरा उत्पन्न हो गया है। नाइल पर्च, कैलेरियस गेरीपाइनस, लेंटाना जल हाइसिंथ। तो यहाँ पे आएगा आपके क्लेरियस गेरीपाइनस। इसकी वजह से आक्रमण का खतरा उत्पन्न हो गया है। भारत का भूमि क्षेत्र विश्व का केवल रिक्त स्थान प्रतिशत है, और इसकी वैश्विक जातीय विविधता प्रतिशत 8%, 2.4 और 8.1, 2.4, 8 और 4। तो इसे आपको लर्न करना होगा। भारत का भूमि क्षेत्र विश्व का 2.4 है, भारत का जो भूमि क्षेत्र है पूरे विश्व का 2.4 है, और इसकी वैश्विक जातीय विविधता की बात करें तो हम 8.1 डाइवर्सिटी रखते हैं पूरे विश्व की। सबसे बड़ी बात है हमारे लिए। देखिए आप, हालांकि हम सबसे कम एरिया ऑक्यूपाई करें, लेकिन हमारे पास डाइवर्सिटी ज्यादा है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक सौर ऊर्जा उपलब्ध है, जो उत्पादन में योगदान देती है। जहां पे अधिक सौर ऊर्जा है तो उत्पादन भी क्या होगा, ज्यादा ही होगा। तो यहाँ पे आंसर आपके आ जाएगा उच्च। समाप्य नवीनीकरण संसाधन, नवीनीकरण संसाधन कौन सा है। खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, वन्यजीव। वन्यजीव पारंपरिक शिक्षा और जीन स्रोत का संरक्षण किसमें होता है। राष्ट्रीय उद्यान में, कोर क्षेत्र में, बायोस्फीयर रिजर्व में और अभ्यारण्य में। बोल रहा है कि वन्य जीव पारंपरिक शिक्षा भी वहां पे दी जा रही है
और जीन स्रोत का संरक्षण भी हो रहा है। तो ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व में किया जाता है, जिसको यहाँ पर एक गवर्नमेंट के द्वारा मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व एक अभियान भी चल रहा है। तो इसमें आ जाएगा आपके बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र। नए क्षेत्र में जाति का सफल स्थापित होना कहलाता है प्रवास, प्रतिक्रिया, आस्थापन और अंकुरण। तो किसी जाति का नए क्षेत्र में स्थापित होना यह आस्थापन है। आगे चलेंगे। निम्न में से कौन सी कठिनाई हरित क्रांति के कारण सक्रिय हुई है? जल क्रांति, मृदा लवणता, सिंचाई और दोनों। तो हरित क्रांति के कारण सक्रिय हुई मृदा में लवणता की वृद्धि और सिंचाई। अधिक सिंचाई होने से जल की मात्रा अधिक हो जाती है, और जल की मात्रा जब अधिक हो जाती है तो मृदा के अंदर जो सैलिनिटी है, लवणता, उसकी अधिकता हो जाती है। और पंजाब इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, पंजाब और हरियाणा। तो यहाँ पे आ जाएगा सेकंड। निम्नलिखित में से द्वितीयक प्रदूषक कौन सा है? CO, PAN, एरोसोल और CO2 और N2O। तो यहाँ पे PAN ये आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में का भी वनोन्मूलन में योगदान है। स्लेश और बर्न, झूम खेती, JFM और पहला और दूसरा। तो यहाँ पे स्लेश एंड बर्न और झूम खेती, देखो इन दोनों में ही ये उत्तर पूर्वी राज्यों में स्लेश एंड बर्न एक यहाँ पे कृषि होती है और झूम खेती भी होती है। तो इनका वनोन्मूलन में योगदान है। सबसे सामान्य सूचक जीव जो प्रदूषित जल में उपस्थित होता है? सी विब्रियो, ई कोलाई, पी टाइफी और एंटामाइबास हिस्टोलाइटिका। तो आपके आंसर जाएगा ई कोलाई। जब भी हम बात करते हैं प्रदूषित जल की तो उसकी पहचान ई कोलाई से होती है। अगर ई कोलाई ज्यादा है तो मतलब वो सबसे ज्यादा प्रदूषित जल है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो भी हमारे द्वारा त्यागा गया मल है, क्योंकि हमारी आंत्र में ई कोलाई होता है और उसी ई कोलाई, वही ई कोलाई हमारे वाहित मल के द्वारा भी निकाला जाता है। तो वही वाहित मल जब नदियों तालाबों में जाता है तो वहां पे यदि ई कोलाई की मात्रा ज्यादा है तो इसका मतलब जल ज्यादा प्रदूषित है। ओजोन परत कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 16 से 25 या 25 से 50 या 5 से 10 या 10 से 15। तो ये हमको याद करना पड़ेगा। इसमें आपके आंसर आएगा 16 से 25 किलोमीटर ऊंचाई पर ओजोन परत उपस्थित है। भारत में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं? 10, 3, 7 और 14। तो भारत के अंदर जो टोटल जैव भौगोलिक क्षेत्र है ये है 10। ये हमें याद करना है। हॉटस्पॉट की विशेष सुरक्षा द्वारा करीब करीब सामूहिक विलोपन को कम किया जा सकता है। 20%, 25, 35 और 30। तो यहाँ पर हॉटस्पॉट की विशेष सुरक्षा द्वारा करीब करीब हम 30% विलोपन को कम कर सकते हैं, अराउंड 30%, क्योंकि हॉट स्पॉट में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी है और हमने हॉट स्पॉट्स को सुरक्षा प्रोवाइड की, उनको अच्छे से कंजर्व किया, तो लगभग जो विलोपन की समस्या हो रही है, डाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, उसको 30% तक हम कम कर सकते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है। ई वेस्टेज प्रदर्शित करते हैं नगर पालिका को के ठोस अपशिष्ट, विकसित देशों में उत्पादित और विकासशील देशों में निर्यात। लैंडफिल में गाड़ दिया जाता है और जलाकर भस्म कर दिया जाता है और पुनः चक्रण में शामिल नहीं है। जब हम ई वेस्ट की बात करते हैं तो जितना भी ई वेस्ट है उसे लैंडफिल किया जाता है और उसे या तो जला के भस्म कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आपके आंसर आ जाएगा 3rd। तो ये आपके 44 क्वेश्चंस थे इकोलॉजी से, और अब हम रिमेनिंग क्वेश्चन पार्ट 3 में कंप्लीट करेंगे। तो आप भी इस पर जितना हो सके उतना ज्यादा आप इकोलॉजी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए, जहां से आपको मिलता है वहां से आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतनी ज्यादा आपको इस चैप्टर के अंदर क्लैरिटी आती जाएगी। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं। इकोलॉजी एक ऐसा पार्ट है जहां पर
एनसीईआरटी के बियॉन्ड भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो हमें जहां से भी क्वेश्चन मिल रहा है वो क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है इकोलॉजी का। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसका पार्ट 3। थैंक यू।